नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। जानेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों के बारे में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले राष्ट्रीय खेलों के मुकाबले इस बार उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और उससे ज्यादा मेडल भी अपने नाम किए हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से आगे हमारे प्रदेश के खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह का वातावरण आज खेलों को लेकर उत्तराखंड में बन गया है, उसे उत्तराखंड को अब खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल स्पर्धाओं के लिए मुहैया कराई गई सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। खेलों के लिए इन सुविधाओं का लाभ प्रदेश के खिलाड़ी उठा सकेंगे। बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड 62 पदक के साथ 6वें स्थान पर पहुंच गया है। 14 स्वर्ण, 22 रजत और 26 ब्रॉन्ज मेडल उत्तराखंड ने जीते हैं, जबकि अभी 5 दिनों तक कई और प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी है। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक भी है और हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जहां पिछले राष्ट्रीय खेलों में हम पदक तालिका में पीछे थे, इस बार हम पदक तालिका में काफ़ी आगे आ गए हैं। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी देवभूमि, वीर भूमि अब खेल भूमि के रूप में भी हम जो है स्थापित होंगे और हमारे नौनिहाल बच्चे, युवा, छात्र, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर जो हमारे इस राष्ट्रीय खेलों के लिए बने हैं, वो उनके हर प्रकार के खेलों के विकास में काम आएंगे, उनके व्यक्तित्व के विकास में काम आएंगे, खेल की गतिविधियों को संचालित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से ये एक अच्छा हमारे खिलाड़ियों के भविष्य का निर्माण करेगा। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, सीएम धामी ने भी अब उत्तराखंड के खिलाड़ियों की प्रशंसा कर दी है, तो खिलाड़ियों में क्या खास उत्साह देखा जा रहा है इसे लेकर? देखिए, मैं बात करूं 38वें खेल को लेकर, तो उत्तराखंड के लिए एक ये वरदान साबित होगा। उत्तराखंड के लिए जो 38वां खेल है, ये बहुत ज्यादा यहाँ के खिलाड़ी हैं जो उनको आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। ये प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के उन नौनिहालों को जो आज खेल में रुचि दिखा रहे हैं और धीरे धीरे और रुचि दिखाएंगे। जब प्रदेश को उन खिलाड़ियों को पता लगेगा, उनके आस पड़ोस वालों को पता लगेगा, उनके पेरेंट्स को पता लगेगा कि एक खिलाड़ी बनना कितने गौरव की बात है। प्रदेश के लिए मेडल लाना, देश के लिए मेडल लाना कितनी बड़ी बात है और उसको लेकर काफी रुचि देखने को मिल रही है। अब जो नए युवा हैं, अब जो जाना चाहते हैं खेल में, उन युवाओं में रुचि देखने को मिल रही है। अब उनको काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रदेश का हर युवा, अब पहले तो नौकरी की ढूंढ ज्यादा थी, अब ये है कि खिलाड़ियों को ये भी रहेगा कि हम जो है खेल में आगे बढ़े और आगे प्रदेश और प्रदेश के लिए मेडल लाएं, तो वो भी एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो इसलिए यहाँ के युवाओं में और यहाँ के पेरेंट्स हैं जो उनमें बहुत जोश देखने को मिल रहा है और आने वाला भविष्य जो है उत्तराखंड, जो ठीक सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि भी कहा जाएगा, क्योंकि आज तक वो मेडल नहीं आए थे, वो योग्यता नहीं देखी जा रही थी। लेकिन इस राष्ट्रीय खेल में, 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है युवाओं में और सभी में जोश देखने को मिला है। जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ, हम आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। सीएम धामी फैमिली के साथ बोट पर बैठकर त्रिवेणी संगम पहुंचे। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ नगर पहुंचकर त्रिवेणी संगम में पावन स्नान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज पहुंचे थे। उन्होंने महाकुंभ को आस्था का महासंगम बताया है। उन्होंने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि ये महाकुंभ उनके कार्यकाल में आया है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, महाकुंभ में सीएम धामी पहुंचे हैं, तो क्या उत्साह दिखा है मुख्यमंत्री में महाकुंभ को लेकर के?
जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, देश विदेश से साधु संत आ रहे हैं और उसी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को भी न्योता मिला उत्तर प्रदेश से, और वो पूरे परिवार गए हैं, परिवार सहित अपनी माँ के साथ गए, दोनों बच्चे और उनकी वाइफ साथ गई है, और वहां पे उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और उन्होंने एक आस्था का प्रतीक जताया कि जिस तरीके से एक हमारे हिंदू समाज में ये कहा जाता है कि जो कि कुंभ में जाता है वो जो है अपने काफी जिस तरीके के वो उत्साह और ये देखा जाता है उत्तराखंड के, और उत्तराखंड एक देवभूमि है, देवभूमि के लोग ज्यादा करके आस्था और इन चीजों में बहुत ज्यादा आस्थावान है, क्योंकि उत्तराखंड में हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री उत्तराखंड में है, और तो इस तरीके से उत्तराखंड एक देवभूमि है, एक आस्था की भूमि है, तो काफी उत्साह देखने को मिला उनके परिवार में भी और सीएम धामी में कि एक डुबकी लगाना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये समय महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में डुबकी लगाना एक अपने लिए एक सौभाग्य वाली बात है। तो सीएम धामी ने भी यही कहा कि हमारे लिए एक गौरव की बात है कि महाकुंभ में हमने डुबकी लगाई और हम जो है एक पवित्र जगह, एक देवभूमि से आए हैं, तो हमने जो है डुबकी लगाना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, और हम ये जो है हमेशा प्रयागराज में इस तरीके का अगर जब आयोजन हो तो हमेशा तत्पर हमारा भी सहयोग रहे और हम हमेशा इस तरीके के यहाँ देवभूमि के लोग भी सहयोग करें। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। कौसानी चाय बागान बोर्ड द्वारा लगातार लौंबाज के काश्तकारों की चाय बागान भूमि को वापस किया जा रहा है। साथ ही काश्तकारों की संख्या और दिनों को भी कम किया गया है। कौसानी चाय बागान के काश्तकारों को पहले 28 दिन काम मिलता था, अब सिर्फ 13 दिन में ही उनका काम सिमटा दिया गया है, जिससे काश्तकारों में 2 जून की रोटी का संकट भी अब खड़ा हो गया है। चाय बोर्ड कौसानी और काश्तकारों के बीच तहसील स्तर पर हुए इकरारनामे के उलट बिना किसी पूर्व सूचना के ग्रामीणों की जमीनों को चाय बोर्ड द्वारा वापस किया गया है। चाय बागान के काश्तकारों ने चाय बोर्ड पर गुपचुप तरीके से काम करने और काश्तकारों और खेत मालिकों को भरोसे में नहीं लेने का आरोप लगाया है। कौसानी चाय बोर्ड से रोजगार छिनने के बाद ग्रामीण पलायन को मजबूर हो चुके हैं। प्रदेश सरकार से फरियाद लगाते हुए लौंबाज के काश्तकारों ने कौसानी चाय बागान में पुनः रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने की अपील की है। बरसात में टिपनू, जोखा में टिपनू, और हमको न के फैसिलिटी दी फिर हमको हमारे रोजगार का इसी छिपनी सरकार से हमारे यह रिक्वेस्ट थी कि हमको 26 दिन, पहले 30 दिन मिलना चाहिए, पर 26 दिन, और पहले हमको 4 छुट्टी काटी थी, आप सब मतलब छुट्टी लगा देनी अपना मर्जी, दिन हमें पूछेगा ना, हमको बरसाती सुविधा छू ना, हमको मोर दिन, और हम शाप होने वाला बाग हो वाला एक टिपण भापू बगानों में डबल महीना दिन भाई मसरौल में कई दिन आपका मिलना है इससे भाई 7-8 दिन देना है, न तो हमको 26 दिन 30 दिन इसी मिलती। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, काश्तकारों की आखिर क्या मांगे हैं? जी माधवी जी, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में जो कौसानी चाय बागान है वो बहुत पहले से ही चलते हुए आ रहा है। जैसे कि जो काश्तकार लोग हैं उनकी एक तो बड़ी दिक्कत ये है कि जो उनको 28 दिन का वेतन मिलता था उसमें भी अब 13 ही दिन मिल रहा है। और जो अब दूसरी जो बात है, जो जैसे कि 2 हेक्टेयर में दो व्यक्ति का काम या 2 महिलाएं जो उसमें खाद डालना, कटाई करना, उसकी तो 2 व्यक्ति को जोड़ा गया था, तो उस 2 व्यक्ति को भी हटा के अब 1 व्यक्ति कर दिया गया है। और दूसरी बात इसमें ये भी देखने को मिल रही है कि जिन लोगों ने अपने 2 हेक्टेयर जमीन में ये चाय बागान की खेती की है उनको भी अब जो वहाँ के मैनेजर है, मैनेजर द्वारा बताया गया कि भैया आप अपनी जमीन को वापस लो। अब वो जो काश्तकार है वो इतने सक्षम नहीं है कि वो उस खेती को चला पाए, आगे को स्वरोजगार की तरह ले पाए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा भी बताया गया कि बेरोजगारी को हटाना है, तो उस पर इन लोगों पर बड़ा गंभीर सवाल बना है कि रोजगार घटता हुआ जा रहा है और पलायन की समस्या बनी है। जी माधवी। जी मनोज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रशासन ने इस बार यात्रा के लिए 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने का निर्णय लिया है। इनमें कोई भी आकर आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा करने वाले यात्री शुरुआती 15 दिनों तक रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण सुविधा 3 शिफ्ट में मिलेगी, जिसमें कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण करेंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त चारधाम यात्रा में शामिल होते हैं। इस साल चारधाम यात्रा 29 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि परंपरागत रूप से यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ में खत्म होगी। चारधाम यात्रा के लिए सबसे लोकप्रिय रूट हरिद्वार से शुरू होता है। चारधाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं, जिनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन कभी कोई कसर नहीं छोड़ता है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अब किया जा सकता है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। वहीं अब पंजीकरण सुविधा भी 3 शिफ्ट में मिलेगी और 24 घंटे ये पंजीकरण सुविधा लोगों को मिलेगी, जिसमें कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण करेंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। सरकार चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। आपको बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं और इस साल चारधाम यात्रा 29 अप्रैल से शुरू की जाएगी, जो कि परंपरागत रूप से यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ में खत्म होगी। वहीं चारधाम यात्रा के लिए सबसे लोकप्रिय रूट जो होता है वो हरिद्वार से शुरू होता है और चारधाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं, जिनकी सुविधा और सुरक्षा के खास इंतजामात किए जाते हैं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए अब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर उपलब्ध होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए पल्स एनीमिया अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को अनीमिया से मुक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को समय पर अनीमिया का उपचार न दिया जाए तो प्रसव के दौरान उनकी जान पर खतरा हो सकता है। साथ ही अन्य तरीके की परेशानी जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें एनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एनीमिया समय पे ट्रीटमेंट उसको नहीं मिली तो वो वर्स्ट केसेस में मैटरनल डेथ का भी रूप ले लेता है और अगर कम भी सीवियर केसेस हैं तो उस केस में भी हमारा प्रीटर्म लेबर हो सकता है या फिर जो मदर है उसके लाइफ लॉन्ग हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं या फिर प्री मैच्योर बेबी हो सकता है। बहुत सारे उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और इसी के दृष्टिगत स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज पे फोकस करते हुए ये अभियान जो पल्स एनीमिया महाअभियान है उसकी शुरुआत की गई। तो इसमें हम लोग T4 स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि पहला T है हमारा टेस्टिंग, जिसका कि अभियान ऑलरेडी 3 से लेकर 10 फरवरी तक चल रहा है। इसमें सभी 1874 हमारे टोटल पूरे प्रदेश में केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे ये टेस्टिंग का काम हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से ANMs के द्वारा किया जा रहा है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, इस अभियान के जरिए अब महिलाओं को आखिर क्या खास सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी? देखिए, जो गर्भवती महिलाएं थी उनको काफी दिक्कत होती थी। कई सबसे बड़ी दिक्कत ये थी तो दूर दराज की क्षेत्र की महिलाओं को होती थी, पहाड़ जैसे क्षेत्रों की, क्योंकि ये अब जो है जो कि वहाँ की अगल बगल की सरकारी हॉस्पिटल या कोई वो इस तरह के ANM होंगी, उनको साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनकी चेकअप किया जाए और पल्स एनीमिया के अभियान के तहत जो है उन गर्भवती महिलाओं का जो है टेस्ट किया जाए और उनको जो जिससे कोई दिक्कत ना हो डिलीवरी के दौरान, कोई इस तरीके की किसी घटना का शिकार बन जाती है महिलाएं, तो उनको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये मिशन चलाया है। 10 फरवरी से आज ये मिशन शुरू कर दिया गया है कि इस तरीके की कोई भी घटनाएं ना हो कि जो कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हो। तो इसलिए जो है ये उपचार का वो लगातार दौर अब चलेगा और पहाड़ों में
इन दूर दराज के क्षेत्रों में खास करके उन महिलाओं को समझाया जाएगा और उन महिलाओं को कुपोषण का शिकार न हो, कुछ इस तरीके की कोई दिक्कत न हो, तो उनको लेकर स्वाति भदौरिया जो वो है निर्देशक हैं NHM के, उन्होंने ये जिम्मा संभाला है कि कोई भी महिला ही गर्भवती के टाइम, गर्भ धारण के टाइम या इस तरीके के कोई बीमारी का कोई शिकार न बने। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में नशे के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया। शक्ति फार्म क्षेत्र की महिलाओं ने जुलूस निकालकर शराब के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में बड़ी मात्रा में स्मैक और शराब बेची जा रही है। भविष्य में युवा पीढ़ी के लिए शराब खतरा बनती जा रही है। वहीं महिलाओं की मांग है कि पुलिस प्रशासन नशा बेचने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही करे और उन्हें जेल भेजे। चौकी इंचार्ज प्रकाश भट्ट ने बताया कि पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। प्रकाश भट्ट ने कहा कि अगर उन्हें कभी भी शराब बिक्री की जानकारी मिलती है तो वे त्वरित गति से पुलिस को सूचित किया जाए। शक्तिपारम में कई जगह जैसे सिटकुल वाले रोड, जैसे कि नदी के पार जहाँ पकौड़ी वगैरह बेचते हैं, और जहाँ मछली वाला दुकान है जहाँ मछली वगैरह के पकौड़ी बेचते हैं, जैसे मार्केट में भी वहीं पे जहाँ लोग नशे में नशा का चीज़ भी बेचते हैं, पकौड़ी की दुकान जैसे मछली की दुकान, दारू सब कुछ बेचते हैं ना यहाँ पे। और पिपलिया में तो आम है, पिपलिया में जो बच्चे इसमें दारू सब बेचते हैं पिपलिया में जाके। हमारे बच्चे तो घर सुबह शाम उसका कोई ठिकाना ही नहीं, रात के 12 बजे अगर चले जाए तभी मिल जाता है, रात के 1 बजे चले जाए तभी मिलता है। छोटा छोटा पुड़िया होता है वो कहीं से भी छुपा के ले आते हैं। गरुड़ गंगा में बन रही 22 करोड़ की बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर गरुड़ सिविल सोसाइटी द्वारा गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जिलाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित पत्र के माध्यम से गरुड़ सिविल सोसाइटी के संरक्षक और अधिवक्ता DK जोशी का कहना है कि 7 जून 2024 के आदेश के अनुसार बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण गरुड़ तहसील के पाए ग्राम में बनना तय हुआ था। गरुड़ क्षेत्र में आदेशों का खुला उल्लंघन कर बहुमंजिला पार्किंग को गरुड़ गंगा के किनारे बनाया जा रहा है। विधिक अनुमति के बिना भारी मशीनों को भी गरुड़ गंगा में उतारा गया है। जिलाधिकारी बागेश्वर से आदेश के आधार पर ही विकास कार्य करने का आग्रह किया गया है। हरिद्वार के पंतद्वीप मैदान में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर दर्जन भर झोपड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। गनीमत ये रही कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। झोपड़ियों में आग लगने पर आसपास मौजूद लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि आग की लपटें कम नहीं हुई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण एक झोपड़ी में बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में रखा सामान भी जलकर राख हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटें झोपड़ियों को अपने आगोश में ले चुकी हैं और ये भीषण आग लगी हुई है। बागेश्वर जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्यवाही कर सफलता हासिल की है। पुलिस और एसओजी की टीम ने कार्यवाही कर चरस तस्कर और स्मैक तस्कर को पकड़ा है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि नुमाइश खेत में तस्करों से 1 किलो चरस बरामद की गई थी। दूसरे मामले में एसओजी की टीम ने मंडल सेरा बाईपास तिराहे पर कार्यवाही में आरोपी को गिरफ्तार किया है। बागेश्वर जिले में व्यापक स्तर पर नशे के सौदागरों को पकड़ने के लिए गतिविधियां अभी जारी हैं। इसी क्रम में बागेश्वर पुलिस की एसओजी की टीम को कल एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 1.296 केजी चरस के साथ, अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को एसओजी की टीम ने बागेश्वर थाना क्षेत्रांतर्गत, कोतवाली क्षेत्रांतर्गत गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम इसमें राजू गुप्ता है। ये थाना भमोरा, जिला बरेली का निवासी है और इसके कब्जे से लगभग 1.296 केजी चरस बरामद की है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। एक अच्छी सफलता टीम ने प्राप्त की है। कोतवाली बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है आज एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें 6.6 अवैध स्मैक हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को टीम ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम है सुनील कुमार लोहिया। ये यहीं बांदरी मंडल से कोतवाली बागेश्वर का निवासी है और इसमें पूरी टीम में एसएचओ
कोतवाल साहब हमारे कैलाश सिंह नेगी, इसके अलावा अम्बादत्त, सुरेश आर्य और नरेंद्र गोस्वामी। देहरादून पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामला रायला का है, जहां मामूली कहासुनी के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि बात लाठी डंडों तक आ गई। घटना में अभियुक्तों द्वारा मामूली से वाद विवाद में लाठी डंडों से वादी और उसके परिजनों पर हमला किया गया था। पुलिस ने आरोपियों पर कार्यवाही कर 3 को गिरफ्तार कर लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।